सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के गणित विषय को और इसमें सभी क्लासेस मैंने आपके लिए हैं। पूरा सिलेबस मैंने आपको पढ़ा दिया है। आपके 2017 का पेपर, 2018 का पेपर, सभी क्वेश्चंस पेपर्स भी मैं सॉल्व करा रहा हूं। आपके राजन सीरीज को मैंने पढ़ा दिया है और इसी प्रकार से पवन सीरीज को भी मैं पढ़ाऊंगा और सारी चीजें आपको चैनल पे उपलब्ध मिलेंगी। मैथ के प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिलेगा, तो आप लोग बस मन लगा करके पढ़िए और ये जितने प्रीवियस ईयर पेपर हैं सभी को सॉल्व करना मस्ट है। सभी पेपर को आप सॉल्व करिए और देखिए कि कितने नंबर आपके बन रहे हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चंस को पहले आप खुद अटेम्प्ट करने का प्रयास करिएगा। मैं तो बताते सॉल्व कराते चलूंगा ही, लेकिन आप चाहें तो वीडियो पॉज करके या मेरे साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2019 में जो प्रश्न पत्र आया था उसको हम लोग यहाँ पूरा हल करने वाले हैं और हर एक क्वेश्चंस को बहुत ही आसान भाषा में हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न। सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य होते हैं। ठीक है, 18 क्वेश्चंस होंगे, सभी अनिवार्य हैं। और चलिए देखते हैं, पहले 5 विकल्पी प्रश्न रहते हैं, तो इन पांचों प्रश्नों को पहले देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है a⁷ इंटू a⁻9 का मान होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हुए आप देख रहे हैं कि दो टर्म का गुणा हो रहा है और इन दोनों में ही आधार a है। तो जब भी हमने घात के रूल में क्या पढ़ा है, a के घाते m इंटू a के घाते n अगर होता है तो ये क्या हो जाता है, a के घाते m प्लस n, यानी कि आधार जब समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। वही यहाँ पे होगा, यही रूल अप्लाई होगा। तो a⁷ इंटू a⁻9 बराबर क्या हो जाएगा, a के पावर 7 धन ऋण 9, ये जुड़ेगा। ठीक, 7 धन ऋण 9 कितना हो जाएगा, a के घाते ऋण 2 हो जाएगा। 7 में ऋण 9 जुड़ेगा तो ऋण 2 बचेगा, यानी a⁻2 बचेगा। ऑप्शन सा जो है यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2 है a³ - b³ बाई a² प्लस ab प्लस b² का मान होगा। तो a³ - b³, इसको सरल कर लेना है। ऑप्शंस में आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पे सरल हुई हैं चीजें और कौन सा ऑप्शन सही है यह आपको बताना है, तो इसको आपको सरल कर लेना है। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए a³ - b³ का फॉर्मूला। तो ये क्या होता है, ये होता है a - b इंटू दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस ab प्लस b², ये ब्रैकेट क्लोज। तो a³ - b³ जहां भी आपको दिखे इसको आप इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो लिखा है a³ - b³ ऊपर, उसको हम लोग लिख सकते हैं a - b इंटू दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस ab प्लस b², इतना लिखा जा सकता है। और बटे में क्या यहाँ पे दिया गया है, a² प्लस ab प्लस b²। अब देखिए ये जो नीचे हर में है वह ऊपर अंश में भी है, तो ये हर वाला टर्म और ऊपर अंश वाला टर्म आपस में कट जाएंगे। यहाँ गुणे में है तो हम काट सकते हैं चीजें ऊपर नीचे। अब अंश में क्या बच जाएगा, ब्रैकेट में a - b, तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा a - b, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो यह फॉर्मूला आपको याद रहना बहुत जरूरी है, तो आप फॉर्मूला याद रखिएगा a³ - b³ का। इसी प्रकार से a प्लस b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब और a³ प्लस b³, यह भी आपको याद रहना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3 है यहाँ पर 7/20 भिन्न का प्रतिशत रूप होगा। अब किसी भी भिन्न संख्या को आपको अगर प्रतिशत में बदलना है तो आपको क्या करना है, बस 100 से आप गुणा कर दीजिए और प्रतिशत का निशान आप लगा दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 20 से 100 कट जाएगा 5 बार में और 7 का गुणा 5 में हो जाएगा, तो हो जाएगा 35%। तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा 35%, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार से कोई भी भिन्न आपको दिया रहे 1/5 या कुछ भी, तो 1/5 को आप बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, प्रतिशत लगाएंगे तो 20, ये आ जाएगा 20%। इसी प्रकार से, तो इसी प्रकार से आप किसी भी भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 है यहाँ पे, यदि समुच्चय a इतना है b इतना है तो a इंटरसेक्शन b का अवयव होगा। तो a इंटरसेक्शन b, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों या जितने भी समुच्चय आपको दिए गए हैं
उनमें जो कॉमन एलिमेंट होते हैं, मतलब दोनों में उपस्थित जो अवयव होते हैं, वह क्या होते हैं, A इंटरसेक्शन B वाले सेट में आते हैं। तो A इंटरसेक्शन B अगर आपको लिखना है तो देखिए A में 4 है, B में 4 नहीं है, तो 4 को नहीं लिखेंगे। A में 6 है और B में भी 6 है, तो 6 को लिख लेंगे। ठीक, अब इसके बाद देखिए 7 A में है, B में 7 नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार से अब और संख्याएं नहीं लिखी जाएंगी, क्योंकि वही संख्याएं हम लिखते हैं जो दोनों में उपस्थित होती हैं। तो A इंटरसेक्शन B का अवयव यहाँ पे पूछा है, तो A इंटरसेक्शन B का जो एलिमेंट है वह 6 है, तो ऑप्शन बाद हो जाएगा, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 है, 1 वर्ग मीटर बराबर होता है, 1 वर्ग मीटर यानी कि 1 मीटर स्क्वायर लिखिए, या इस प्रकार से लिखिए 1 वर्ग मीटर, आप इस प्रकार से लिख लीजिए। अब 1 वर्ग मीटर को आप अगर वर्ग सेंटीमीटर में लिखना चाह रहे हैं तो किस प्रकार से लिखेंगे, तो देखिए 1 मीटर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, मीटर को अगर आप सेंटीमीटर में बदलना चाहें तो 100 लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर इस प्रकार से लिखेंगे। और यह वर्ग है, मीटर का वर्ग है, तो मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 गुणे 100 का 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, यानी कि 100 सेमी गुणे 100 सेमी, तो ये हो जाएगा सेमी स्क्वायर, और ये आ जाएगा कितना, 10,000, 4 जीरो हो जाएगा, 10,000 सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी। तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा 10,000 वर्ग सेमी। 1 वर्ग मीटर में 10,000 वर्ग सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके बहुविकल्पी प्रश्न खत्म होते हैं। अब हम लोग देखते हैं आपके अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, वाहक चेक किसे कहते हैं। तो वाहक चेक लिखा रहे या बियरर चेक लिखा रहे या धारक चेक, ये तीनों एक ही होते हैं। ठीक है, वाहक चेक बोले, बियरर चेक बोले या धारक चेक। ठीक, इस चेक की विशेषता क्या होती है यह जान लीजिए, किसे कहते हैं हम लोग वाहक चेक। तो यह जो चेक होता है वह जिसके नाम पे दिया जाता है, ठीक है, जिसके नाम पे यह चेक दिया जाता है, या तो वह खुद बैंक जाकर के राशि प्राप्त कर सकता है या किसी और को भी अपने जगह पर उस चेक को देकर के बैंक में भेज सकता है और वह धनराशि प्राप्त कर सकता है। ठीक है, और यह कैश में प्राप्त किया जा सकता है। धनराशि कोई जरूरी नहीं है वो अकाउंट में नहीं, वह कैश से लेकर के आ सकता है। ठीक है, उस चेक के द्वारा चाहे वो खुद जाए चाहे किसी को भेजे, उसमें जो धनराशि है वह धनराशि वह प्राप्त कर सकता है। उस चेक पे जो धनराशि अंकित है वह प्राप्त कर सकता है, और जिस व्यक्ति के खाते का वह चेक रहता है वह उसके साइन उस पे जरूरी है, हस्ताक्षर उसके जरूरी हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं वाहक चेक। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 है, एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं 4 तथा 6 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब एक समकोण त्रिभुज आप बना लीजिए, समकोण त्रिभुज, ये देखिए यहाँ पे 90 अंश। तो समकोण बनाने वाली भुजाएं कौन सी होती हैं, ये होता है लंब, ये होती है आधार। ठीक, तो समकोण बनाने वाली भुजाएं कितनी है, एक 6 है और एक 4 है, मतलब कि आधार 6 है और लंब 4 है, या उल्टा भी हो सकता है, आधार 4 हो जाए लंब 6 हो जाए। ठीक, तो उससे मतलब नहीं है, क्षेत्रफल त्रिभुज का उतना ही आएगा। तो अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है एरिया, वह होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, आधार गुणे लंब होता है, तो 1/2 आधार 6 गुणे लंब 4, तो कितना आ जाएगा, 2 से 4 को काट दीजिए 2, और फिर 6 का गुणा हो जाएगा 2 में 12, और जो दोनों यूनिट्स दी गई हैं सेंटीमीटर में दी गई हैं, तो वर्ग सेमी आप लिख सकते हैं। ठीक है, या सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा वह 12 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है, यदि 9, x, 12 व 16 समानुपात में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए समानुपात मैंने आपको बताया है, यहाँ पे 4 संख्याएं दी गई हैं, 9 दिया है, x दिया है, 12 दिया है, और क्या दिया है 16, और बोला कि यह समानुपात में है, मतलब कि इस प्रकार से समानुपात हम लोग कैसे दिखाते हैं, 9:x समानुपाते 12:16। ठीक, अब इसे हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, अनुपात को हम लोग बटे के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 9 अनुपात का मतलब ये होता है बटा, तो 9/x, और समानुपात की जगह आता है बराबर का चिन्ह, और 12/16 इसको लिख लेंगे। ठीक, तो अब x का मान हमें यहाँ पे निकालना है, तो क्या कर सकते हैं, अब
हम तिर्यक गुणा करा सकते हैं। x का गुणा 12 में होगा और 16 का गुणा 9 में होगा, तो ये हो जाएगा 12 गुणे x यानी कि 12x, और ये हो जाएगा 16 गुणे 9। अब x को x बराबर अगर हम लिखना चाहें तो 16 गुणे 9, और 12 यहाँ गुणे में था, बराबर किधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब 12 को काट दीजिए अब 4 से तो 3, और 16 को काटेंगे तो 4 बार में, फिर 3 से 9 को काटेंगे तो 3 बार में। अब ऊपर अंश में बचा है 4 गुणे 3 और नीचे 1 बचा हुआ है, ठीक। तो ये हो जाएगा 4 त्रिक 12, तो x का मान कितना आ गया 12, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे 12 हो जाएगी। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9 है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब गुणनखंड बहुत ही आसान है, सरल है, मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया है। आप देखिए यहाँ पे आपको गुणनखंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 का। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बहुत ही आसान है, देखिए मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको a इंटू सी निकाल लेना होता है। अब a यहाँ पे क्या है, गुणक यहाँ पे देखिए कुछ नहीं आपको दिख रहा है तो 1 है, ठीक। तो a की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ पे b की वैल्यू x का जो गुणक है वह 3 है, और c की जो वैल्यू हो गई माइनस 10 हो गई। सबसे पहले आपको a इंटू सी निकालना रहता है, तो 1 इंटू सी निकालेंगे तो माइनस 10 आएगा। अब a इंटू सी आपको माइनस 10 मिल गया है, तो अब जो b है, b की वैल्यू 3 है। अब इस 3 को हमको इस प्रकार से दो संख्याओं में तोड़ना है कि अगर 3 को दो संख्याओं में हम तोड़ते हैं, इस तरीके से तोड़ना है कि गुणा करें तो माइनस 10 आए और जोड़ें तो 3 के बराबर आए। तो क्या हम लोग कर सकते हैं, 5 और माइनस 2 में, देखिए 5 का गुणा करेंगे माइनस 2 में तो माइनस 10 आएगा, और जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक। तो अब इसको कितना लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10, ठीक है। अब देखिए पिछला लाइन आप देखिए और ये लाइन देखिए, इसमें कोई अंतर नहीं है, बस 3x को हमने कितना लिख दिया है 5x माइनस 2x। अब यहाँ से आप गुणनखंड आसानी से करेंगे, x कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर की जगह, और 5x में से x कॉमन ले लेंगे तो 5 बचेगा। अब यहाँ पे माइनस 2 कॉमन आ रहा है, देखिए फिर x यहाँ पे बचेगा, माइनस 2x में से माइनस 2 कॉमन हो गया है तो x बचेगा, ठीक। और माइनस 10 में से माइनस 2 कॉमन हो जाएगा तो प्लस 5 बचेगा, ठीक। अब बराबर देखिए x प्लस 5 दोनों जगह कॉमन मिल रहा है तो x प्लस 5 बाहर निकाल लीजिए। अब पहले जगह क्या बचेगा x, और यहाँ माइनस 2, तो यही गुणनखंड हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा आपका x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 है, 6 मीटर लंबाई 25 मीटर ऊंचाई एवं मोटाई वाली एक दीवार का आयतन ज्ञात कीजिए। दीवार कैसी होती है, दीवार अगर आप सोचें तो दीवार घनाभ के आकार की होती है, मतलब उसमें कुछ लंबाई होती है, कुछ चौड़ाई या जिसे मोटाई कह लीजिए आप दीवार की, और उसमें होती है ऊंचाई, ठीक। तो आप आयतन निकालेंगे दीवार का किस फॉर्मूले से, घनाभ के फॉर्मूले से, ठीक है। घनाभ के आकार की होती है दीवार। अब चलिए निकाल लेते हैं हम लोग इसका आयतन। तो देखिए दीवार की लंबाई है 6 मीटर और ऊंचाई है 25 मीटर, और मोटाई या जिसे चौड़ाई कहें वह है 15 सेंटीमीटर। तो लिख लीजिए दीवार की लंबाई 6 मीटर दी गई है, ठीक। और चौड़ाई या मोटाई जिसे हम कहते हैं वह कितना दी गई है, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर दिया गया है, 15 सेंटीमीटर दिया गया है। और जो ऊंचाई है, जो दीवार की ऊंचाई है वह कितना दिया गया, 25 मीटर दिया गया है, 25 मीटर। अब देखिए दो जो यहाँ पे इकाइयां हैं वह मीटर में है और चौड़ाई जो है वह सेंटीमीटर में है। तो 15 सेंटीमीटर को पहले तो मीटर में बदल लेते हैं, तो 100 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 0.15 मीटर, ठीक। अब आयतन निकाल लेते हैं, दीवार का आयतन आप लोग लिखिएगा, और इसे कैसे निकाल सकते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई, या चौड़ाई की जगह मोटाई लिख सकते हैं दीवार की, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक। इस प्रकार से अब लंबाई है 6 मीटर, चौड़ाई या मोटाई जिसे कह रहे हैं दीवार की वह है 0.15 मीटर, और ऊंचाई है 25 मीटर की, ठीक। अब गुणा कर लीजिए, 15 छक 90 और 2 स्थान पे दशमलव, 0.90, यह आ जाएगा, 6 का गुणा 0.15 में होगा, और गुणे 25। अब 25 का गुणा कर दीजिए तो 0 और 25 से 9 225 होता है, ठीक है, 225, और 2 स्थान पे दशमलव लग जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 22.50 मीटर क्यूब या
घन मीटर जिसे बोलेंगे, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 22.50 मीटर क्यूब, ठीक। तो आयतन जो आ जाएगा दीवार का वो आ जाएगा 22.5 मीटर क्यूब, ठीक। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है 9 सही 4/5 में किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 42 हो जाए। तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि x से गुणा करके जो गुणनफल है वह 42 हो जा रहा है, ठीक है। तो संख्या दी गई है 9 सही 4/5 में किस संख्या से गुणा करें तो 42 हो जाए, ठीक है। तो मान लेते हैं x संख्या से गुणा करेंगे और ये 42 हो जाएगा, ठीक। और अब देखिए 9 सही 4/5 को कितना लिख सकते हैं, 5 का गुणा 9 में होगा, 9 5 45 और 4 जुड़ जाएगा, ठीक। इस प्रकार से ये जो सही में भिन्न लिखा होता है इसे हम लोग भिन्न के रूप में बना लेंगे। तो ये हो जाएगा 49/5 गुणे x बराबर 42। अब देखिए x को एक तरफ रखिए और बाकी जो संख्याएं हैं उनको एक तरफ रखिए। तो ये 49 गुणे x बराबर हो जाएगा 42। अब 5 उधर हर में था, इधर आएगा गुणे में हो जाएगा। इसी प्रकार से x बराबर लिख सकते हैं 42 गुणे 5 बटे 49। 49 उधर गुणे में था, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। अब 7 से देखिए 42 भी कटता है, 49 भी कटता है, तो काट दीजिए। 7 7 49, 7 6 42। ये हो जाएगा कितना, 6 25 30/7। 30/7 लिख दीजिए आप। 30/7 से गुणा करेंगे तो 42 के बराबर हो जाएगा, या फिर इसे सही के रूप में लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 4 सही 2/7। तो ये चाहे 30/7 आप उत्तर लिखिए या 4 सही 2/7, दोनों ही सही है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे आपके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं यह समाप्त होते हैं। अब हम लोग देखेंगे आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों को, ठीक है। तो उम्मीद है कि बहुत ही कम समय में और बहुत ही जल्दी यह दोनों सेक्शन आपको पूरा करना रहता है, बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय का। तो इसे जल्द से जितने जल्दी आप करके खत्म कर दोगे, आसान प्रश्न रहते हैं, ठीक है। तो आपको एग्जाम में क्या करना है, ये जो क्वेश्चंस है इनके लिए या तो आप करते जाइए और जो नहीं आ रहा थोड़ा सा 2 लाइन 4 लाइन आप स्पेस छोड़ दीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न आपके ज्यादा नंबर के होते हैं और सारे आपको अटेम्प्ट, यहाँ तक आपके केवल 11 नंबर बने, 11 क्वेश्चन आपने किया है। अब इसके बाद जो आपके 7 क्वेश्चन है वह 14 नंबर के हैं, ठीक है। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में ज्यादा आपको समय लगेगा और ज्यादा आपको ध्यान भी देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यह 11 नंबर जो हैं यह नंबर आपको पास कराते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी गणित कमजोर है या आपने कम पढ़ा हुआ है तो यह जो शुरुआत के 11 क्वेश्चन हैं बहुविकल्पीय और लघु उत्तरीय, इन पे आपको विशेष ध्यान देना है और यह आपको पास कराएंगे और जो लघु उत्तरीय प्रश्न है यह आपका नंबर बनाएंगे, ठीक है। अब आगे देखिए दोस्तों, हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्नों में देखिए प्रश्न संख्या 12 है 1000 रुपए का 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज हमको निकालना है। चक्रवृद्धि मिश्र धन का फॉर्मूला हमें पता होता है, उसी मिश्र धन के फॉर्मूले में हम यहाँ पे सभी चीजें पुट करेंगे और उसके बाद हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे जब हमें मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता होता है A बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। अब यहाँ पे P कितना दिया गया है क्वेश्चन में, P आपको दिया गया है 1000 रुपए और R कितना दिया गया है 10% दिया गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और n समय कितना दिया गया है, समय दिया गया है देखिए 2 वर्ष का, ठीक है। तो 2 रख देंगे। अब A इक्वल्स टू A मतलब कि A यहाँ पे क्या है, मिश्र धन है, चक्रवृद्धि मिश्र धन है। P की वैल्यू 1000 रख दीजिए इंटू 1 प्लस R है 10 बाई 100 टू द पावर n 2। अब शून्य से शून्य कट जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 1000 और गुणे में एक धन 1/10 है तो हर समान कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 11/10 का होल स्क्वायर, ठीक है। 10 का गुणा ऊपर होगा और 10 एक में जुड़ेगा हर समान जब करेंगे, ये हो जाएगा 1000। अब देखिए 11/10 के घाते 2 है यानी 11/10 का 2 बार गुणा, ठीक। अब 10 नीचे है, दोनों जगह शून्य कट जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा और यहाँ देखिए बचा है 10 और यहाँ बचा है 11 गुणे 11, ठीक। तो 11 का 11 में गुणा होगा 121 होगा और 10 का एक शून्य यहाँ पे बचा है, यहाँ लिख देंगे तो 1210 आ जाएगा। मिश्र धन है ये, चक्रवृद्धि मिश्र धन है, ठीक। अब अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो ये होता है मिश्र धन
माइनस मूलधन। ठीक, ये होता है। अब यहाँ पे लिख दीजिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला है, 1200। अब यहाँ लिख दीजिए चक्रवृद्धि ब्याज जब हम लोग निकालेंगे तो ब्याज बराबर आ जाएगा, मिश्र धन कितना है 1210 है और मूलधन कितना था 1000 रुपए। तो ये कितना आ जाएगा, चक्रवृद्धि मिश्र धन जो आ जाएगा वह आ जाएगा 210 रुपए। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से आप चक्रवृद्धि ब्याज जो है वह निकाल लेंगे, 210 रुपए मिल जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है, एक ठोस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 4:5:6 का अनुपात है, उसका आयतन 960 घन सेमी हो तो घनाभ की मापे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपको एक घनाभ के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में अनुपात दिया गया है और उस घनाभ का आयतन दिया गया है। तो अब पूछ रहा है कि उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी होगी। तो देखिए किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले तो आप मान लीजिए जिस अनुपात में दी रहती हैं चीजें उसी अनुपात में हम मान लेते हैं। तो मान लेंगे लंबाई 4x है और चौड़ाई 5x है और ऊंचाई 6x है। यही करेंगे। सबसे पहले जिस अनुपात में, जहां भी अनुपात में दिया रहेगा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वहां पे आपको सबसे पहले जो घनाभ की लंबाई कितना दिया गया है 4 अनुपात में, तो 4x और चौड़ाई मान लेंगे 5x, 4:5:6 दिया गया है, ऊंचाई 6x। ठीक, अब आयतन, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब लंबाई कितनी है 4x गुणे चौड़ाई कितनी है 5x गुणे ऊंचाई कितनी है 6x और आयतन कितना दिया हुआ है, आयतन दिया गया है 960 घन सेमी। ठीक, तो यहाँ पे आयतन की जगह 960 लिख लीजिए। 960 बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 20, 20 × 120 और x का 3 बार गुणा है तो x क्यूब हो जाएगा। अब x क्यूब को एक तरफ रखिए, 120 को बराबर के इधर भेजेंगे तो 960 के बटे में हो जाएगा 120, शून्य शून्य कट जाएगा, 12×8 = 96 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x क्यूब बराबर 8 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा √8 या इसे लिख सकते हैं √2, तो 2 का क्यूब, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पे लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 4 × 2 यानी कि 8, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 5 × 2 यानी कि 10 और ऊंचाई कितनी हो जाएगी 6 × 2 यानी कि 12। सभी आ जाएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि जो आयतन दिया था वह घन सेंटीमीटर में दिया था। तो इस प्रकार से लंबाई जो हो गई 8 हो गई, चौड़ाई 10 हो गई और ऊंचाई 12। ठीक, 8, 10 और 12 ये उत्तर आ जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न के 14 है, x² - 1 - 2y - y² का गुणनखंड कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको किस प्रकार से गुणनखंड करना है। क्वेश्चन जो दिया गया है वह दिया गया है x² - 1 - 2y - y²। इस एक्सप्रेशन का आपको गुणनखंड करना है और इसको आपको ध्यान से देखना है कि ध्यान से देखिए इसमें दिया क्या है। x² एक टर्म दिया है, -1, एक -2y, एक -y²। ठीक, तो इसमें तो दो तो y का टर्म है और एक कांस्टेंट है और एक x² है। ठीक, तो आप कहीं ना कहीं जब इस प्रकार से पढ़े होंगे a+b का होल स्क्वायर, तो ये कितना होता है a² + 2ab + b²। और यहीं पे अगर मान लेते हैं ये क्या होता, y + 1 का होल स्क्वायर होता, तो यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं y² + 2y + 1, ये आता। ठीक, तो इसी प्रकार से अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें आपको थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही होंगी कि x² के बाद जो टर्म आपको दिख रहा है वह कहीं ना कहीं y + 1 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए पहले तो यहाँ टर्म जो बचेगा वह क्या बचेगा, -1 की जगह 1 बचेगा, -2y की जगह y बचेगा और -y² की जगह +y² हो जाएगा। ठीक, तो केवल माइनस हमने कॉमन लिया है। अब देखिए ये हो गया x² और यह जो टर्म अब बचा है यह देखिए यही है। ठीक है, तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, y + 1 का होल स्क्वायर या 1 + y का होल स्क्वायर लिखिए, बात एक ही है। तो यहाँ टर्म जो हो गया वह हो गया x² - y + 1 का होल स्क्वायर, यानी कि कुछ इस तरीके का बन रहा है a² - b²।
जहाँ a क्या है x है और b क्या है y+1 है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या लिख सकते हैं a प्लस b एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। यह फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो यही यहाँ पे भी लगाएंगे, एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस y+1। ब्रैकेट के बाहर रहेगा तो दोनों टर्म जो हो जाएंगे वह नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से होगा। ठीक, देखिए क्या होता है a माइनस बी होता है, a की जगह x है और फिर माइनस b की जगह y+1 है। तो ये जो ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस वाई और फिर माइनस का गुणा +1 में भी होगा तो ये -1 हो जाएगा, इसलिए ऐसा यहाँ पे लिखा गया। यही गुणनखंड हो जाएगा, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई माइनस 1। ठीक, तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से इसका गुणनखंड कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या 15 है, एक वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है जिसकी केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है वृत्त का, बस आपको पाइथागोरस प्रमेय पता होना चाहिए, एक रूल और वृत्त का पता होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले आपको एक वृत्त दिया गया है, एक वृत्त दिया गया है, वृत्त का यह केंद्र हो गया और इस वृत्त में बताया जा रहा है कि एक जीवा खींची गई है जिसकी जो लंबाई है वह है 10 सेंटीमीटर लंबी और उसकी केंद्र से जो दूरी है वह है 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो केंद्र से लंबवत दूरी जो है वह 12 सेंटीमीटर है और यह जो जीवा AB है इसकी जो लंबाई है वह 10 सेंटीमीटर है। तो केंद्र से जब भी हम कोई लंब डालते हैं, जब लंबाई नापी जाती है तो जिस पॉइंट P पे मान लेते हैं वो आता है O पॉइंट से P पॉइंट पे लंब, तो यह जो P पॉइंट होता है यह बराबर दो भागों में इस जीवा को बांट देता है, यानी कि अगर पूरी लंबाई 10 है तो यह 5 हो जाएगा और यह 5 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप देख लीजिए AB की जो लंबाई हमको दी गई है वह 10 सेंटीमीटर दी गई है और OP जो लंब है, जो केंद्र से जीवा की दूरी है वह 12 सेंटीमीटर दिया गया है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, त्रिज्या R पूछ रहा है। ठीक, तो त्रिज्या यहाँ पे क्या होगी, अगर O और A पॉइंट को हम लोग मिला दें तो यह एक त्रिज्या होगी। ठीक, O और A पॉइंट को अगर हम लोग मिला देते हैं, केंद्र से अगर परिधि पे कहीं भी मिला देते हैं तो वह त्रिज्या होती है। तो OA यही हमको ज्ञात करना है। OA बराबर क्वेश्चन है, R बराबर OA है और OA बराबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो यह हम कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए त्रिभुज OAP में ये जो समकोण त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, ये देखिए इस प्रकार से, ये केंद्र है O, ये है पॉइंट A और ये है पॉइंट P जहाँ पे जीवा पे लंब पड़ रहा है। अब ये जो केंद्र से जीवा की दूरी है यह 12 सेंटीमीटर है और यह 5 सेंटीमीटर है OP और यह R हमको निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे सिंपली जो समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय लगता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, यही आपको लगा देना है। कर्ण क्या है, R है, R का स्क्वायर, फिर आधार क्या है AP यानी कि 5 का स्क्वायर, लंब क्या है OP यानी कि 12 का स्क्वायर। R स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 धन 144 और R बराबर हो जाएगा अंडर रूट 25 धन 144 169 और R बराबर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में वैल्यू दी गई है तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से R त्रिज्या की जो वैल्यू आ जाएगी वह 13 सेंटीमीटर आ जाएगी। बहुत ही आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं, आपने देखा ही यहाँ पे। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, संख्या 1 से 20 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब 1 से 20 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है। ऐसे प्रश्न में जहां से आपको एक रेंज दिया हो वहां पे आपको बहुत ध्यान से, अब यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ लोग 20 को इंक्लूड करेंगे, कुछ लोग जब 1 से 20 तक की संख्याओं को लिखेंगे, यहाँ पे क्या करना है आपको 1 से 20 तक की, 1 से 20 तक जो लिखा है प्रश्न में वह आपको ध्यान से पढ़ना है। 20 तक, तो 20 को हमें इंक्लूड करना है। अब यहीं अगर लिखा होता प्रश्न में कि 1 से 20 के बीच की सम संख्याएं, तो हम 20 को नहीं लिखते। सम संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 से कटती हैं, तो जैसे 2 4 1
1 के बाद क्या आएगा, 1 तो सम संख्या है नहीं, तो 2 4 6 8 10 20, 10 के बाद 12 14 16 18 और यहाँ पे कुछ लोग 20 लिखेंगे, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि लिखें कि ना लिखें। ठीक, तो यहाँ पे आपको 20 लिखना है, 20 तक की संख्याओं को, मतलब 20 को भी आपको लेना है। तो 1 से 20 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य आपको बताना है। तो 1 से 20 तक की सम संख्याएं यहाँ पे हमने लिख ली। अब इनका समांतर माध्य हमें निकालना है। तो समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है, वह सूत्र होता है, वह होता है पदों का योग। पदों का योग या पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। मतलब जितने पद आपके पास हैं जिनका समांतर माध्य आपको निकालना है, सभी को आप जोड़ लीजिए, यानी कि 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10 धन 12 धन 14 धन 16 धन 18 धन 20, यह करना है आपको। और फिर पदों की संख्या गिन लीजिए कितने पद हैं, 3 3 6 3 9 1 10 पद हैं। ठीक है, तो 10 पद यहाँ पे आप लिख दीजिए 10। अब ऊपर आप जोड़ोगे तो 2 धन 4 6 और 6 12 और 8 20 10 30 और 12 42 और 14 56 और 16 72 और 18 कितना हो जाएगा, 90 और 20 110। तो 110 बटे 10 शून्य शून्य कट जाएगा, यह आ जाएगा 11। तो समांतर माध्य जो आ जाएगा 2 से 20 तक की सम संख्याओं का, वह आ जाएगा 11। ठीक, तो इस प्रकार से आसानी से आपको बस क्वेश्चन का लैंग्वेज आपको समझना है, नहीं तो आप क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे। बहुत हड़बड़ी में, बहुत जल्दी में नहीं रहना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित घातांकीय रूप को लघुगुणक रूप में प्रदर्शित कीजिए। अब यहाँ देखिए कुछ संख्याएं घात के रूप में लिखी हुई हैं। जैसे पहला है 13 का स्क्वायर बराबर 169। ठीक, तो इसको हमको लघुगुणक यानी कि लॉग के रूप में बदलना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जैसे कोई संख्या अगर लिखी है a⁻x बराबर y, यह घातांकीय रूप है। ठीक, कोई संख्या लिखी है इस प्रकार से, तो इसे लॉग के रूप में हम कैसे लिखते हैं, लॉग लिख दिया हमने। और यहाँ पे जैसे a के पावर x बराबर y है, तो a यहाँ बेस में है, आधार में है, तो a को हम लोग आधार में ही रखते हैं और बराबर के उधर जो संख्या होती है उसे सामने लिखते हैं। यानी कि इसे पढ़ेंगे log y टू द बेस a बराबर जो यहाँ घात में होता है उसे लॉगरिथमिक रूप में बराबर के उधर लिखते हैं। ठीक है, जो घात में यहाँ पे है x, उसे हम यहाँ log में बराबर के इधर लिखेंगे। तो इसी प्रकार से जब आपको 13 के घात 2 बराबर 169 को करना होगा, तो देखिए 13 बेस में है तो 13 को बेस में डालिए और 169 जो बराबर के उधर है उसे सामने रखेंगे और यहाँ जो घात में है उसको बराबर के उधर ले जाएंगे। तो ये रूप हो जाएगा log 169 बेस 13 बराबर 2। ये जो पहला है इसका घातांकी रूप से हम लोग लॉगरिथमिक रूप इस प्रकार से लिखेंगे। जो दूसरा यहाँ पे दिया गया है वह कितना दिया गया है, 10 टू द पावर -3 बराबर 1 बाई 10 टू द पावर 3। यही आपको क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है। अब इसे कैसे बदलेंगे, तो देखिए लॉग, अब यहाँ पे देखिए बेस क्या है, 10 है, तो 10 को बेस रखिए और यहाँ पे बराबर के इधर क्या है, 1 बाई 10 टू द पावर 3 है और बराबर यहाँ घात में कितना है, -3 है। तो ये इस प्रकार से आप ये लॉगरिथमिक रूप हो जाएगा। या इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, log 10 बेस में रहेगा और 10 टू द पावर 3 को कितना लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं और बराबर -3, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके घातांकीय रूप से लॉगरिथमिक रूप, दोनों ही सही है। तो ये हो गया। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 18 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण तीसरे कोण से 4 गुना है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज में आपको पता होता है कि दो कोण जो होते हैं समान होते हैं, समान भुजाओं के सामने वाले कोण समान होते हैं और जो तीसरा कोण है उससे यह 4 गुना है। सबसे पहले आप त्रिभुज में समझिए,
जैसे समद्विबाहु त्रिभुज आप एक बना लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यह जो भुजा है यह इसके बराबर है और ये जो आमने सामने इन भुजाओं के इस भुजा के सामने का कोण ये हो जाएगा और इस भुजा के सामने का कोण ये हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो समान भुजाएं हैं इनके आमने सामने का कोण जो होता है वह बराबर होता है। तो यही प्रश्न में आपसे कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक, इसमें जो समान कोण है वह तीसरे कोण से 4 गुना है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं जो तीसरा कोण है वह कितना है, x है। सबसे पहले हम यही मान लेते हैं, तीसरे कोण की वैल्यू x हम लोग यहाँ पे मान लेंगे। यह जो तीसरा कोण है x मान लेंगे, तो बाकी जो कोण है वह कितना हो जाएगा, 4 गुना है, तो ये 4x हो जाएगा और ये भी 4x हो जाएगा। ठीक, तो अब आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जो होता है वह 180 अंश होता है। तीनों कोणों को आप जोड़िए, 4x धन 4x धन x बराबर कितना होगा, 180 अंश के होगा और ये हो जाएगा जुड़ के 9x बराबर 180 अंश, x बराबर हो जाएगा 20 अंश। ठीक, अब यहाँ पे प्रश्न में पूछ रहा है कि तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। अब तीसरा कोण तो आपको x की वैल्यू यहाँ पे पता चल गई 20 अंश और बाकी जो दोनों कोण हैं वह 4x हैं। 4x बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणे 20 यानी कि 80 अंश। ठीक, तो एक कोण 20 अंश का हो जाएगा और बाकी दोनों जो समान कोण हैं वह 80-80 अंश के हो जाएंगे। तीनों कोण इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से दोस्तों यह पूरा प्रश्न पत्र हमने हल कर लिया। उम्मीद है कि सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। आप इसमें कितना कर पाए यह मुझे कमेंट करके आप बताइएगा कि इस क्वेश्चन पेपर में हमने खुद से इतने नंबर का हल किया है। ठीक है, तो और पेपर का लेवल कैसा आपको लग रहा है यह मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए। आपको वीडियो को लाइक करना है, अधिक से अधिक अपने सबसे खास जो आपके मित्र हैं 5 मित्रों में आपको जरूर शेयर करना है। ठीक है, आप अपने 5 मित्रों में जब इसे शेयर करोगे तभी मेरी मेहनत सफल होगी। तो आप 5 मित्रों में जरूर शेयर करिए और चैनल को अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन होगा उस पर ऑल का बटन होगा, उस पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए। और साथ ही अगर आपको थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स का नोट्स चाहिए, आपको टेस्ट चाहिए और ये सभी क्लास जो हैं और मास्टर क्लास और सारे पेपर के सॉल्यूशन आपको चाहिए, सभी सीरीज के सॉल्यूशन चाहिए, सीरीज की पीडीएफ चाहिए, तो आपको हमारा ऐप जो है टारगेट यूपीटेट सीटेट ऐप आपको हमारा प्ले स्टोर पे मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे थर्ड सेमेस्टर के कोर्स में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। बहुत ही आसानी से आप अपने पूरे थर्ड सेमेस्टर की तैयारी कर पाओगे और वहां पे आपको पढ़ते भी बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि डिस्टरबेंस कोई नहीं होगी और आप जितना पढ़ोगे जितना सीखोगे उसका टेस्ट भी दे करके खुद को एनालाइज कर पाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।